Hello everyone, I welcome you all. Today we are going to discuss about NPO which means Not for Profit Organization. देखिए ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो मार्किंग स्कीम चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक 10 मार्क्स का है. ठीक है. येस माय डियर, 10 मार्क्स यू कैन स्कोर फ्रॉम अ सिंगल टॉपिक. सो लेट्स फोकस ऑन दिस. एंड इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि इसका मीनिंग क्या होता है और कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ बनते हैं, उनकी क्या खासियत है, और ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू भी बनते हैं तो वहाँ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट बिफोर वेस्टिंग योर टाइम. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है. ठीक है. जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिजनेस फर्म जो है वो प्रॉफिट कमाने के मोटिव से चलाए जाते हैं और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के मोटिव से की जाती है. बट कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, यानी कि सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हैं, जैसे कि एनजीओज होते हैं, आपने सुना ही होगा. ठीक है. तो ऐसी कंपनीज या फर्म्स को हम एनपीओ कहते हैं. अब एनपीओ के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से इनकम आती है, जैसे कि कोई डोनेशन दे देता है, कोई सब्सक्रिप्शन देता है, कोई ग्रांट देता है. बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम्स इनके पास होते हैं, मगर उन इनकम को ये खुद यूज़ नहीं कर सकते. उस कमाई को इन्हें खर्चा करना पड़ता है सोसाइटी की भलाई के लिए, यानी एक्सपेंस भी करना पड़ता है. और ये जो इनकम इनके पास हो रही है या जो एक्सपेंस ये कर रहे हैं, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी इन्हें बनाना पड़ता है. ठीक है. ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि अगर ये प्रॉफिट नहीं कमाते हैं तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है. तो यहाँ कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, चलिए हम वो पढ़ते हैं. देखिए, अगर आपकी फर्म प्रॉफिट कमाना चाहती है तो आप क्या करते थे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रायल बैलेंस पहले, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे. ठीक है ना. और उसके बाद आप बैलेंस शीट भी बनाते थे. मगर ये लोग तो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते ना, एनपीओ का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो ये पी&एल तो नहीं बनाएंगे. तो फिर यहाँ क्या बनेगा, लेट्स डिस्कस. सबसे पहले यहाँ बनेगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि एक ऐसा अकाउंट जो बताएगा कि एनपीओ को रिसीव यानी पैसा कहाँ कहाँ से मिल रहा है एंड वो पेमेंट कहाँ कहाँ करते हैं. सेकेंड अकाउंट जो यहाँ बनेगा उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि ये अकाउंट बताता है कि एनपीओ को कहाँ से इनकम हो रही है और कहाँ वो एक्सपेंस करते हैं. थर्ड यहाँ पर जो बनता है उसका नाम है बैलेंस शीट. ठीक है जी. अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है. तो सबसे पहली बात, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ना बेटा, वो बिल्कुल क्या होता है, कैश बुक की तरह होता है. जैसे आपकी कैश बुक नहीं बनती थी जिसमें आप सारा कैश रिसीव करते थे, एक साइड पर लिखते थे, और जितनी भी कैश पेमेंट कर रहे थे आप वो सारी दूसरी साइड पर लिखते थे, है ना. सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा. ये कैश बुक की तरह ही बनता है, लेकिन इसका नाम कैश बुक नहीं होता, इसका नाम रिसीप्ट एंड पेमेंट होता है, और इसीलिए इसका नेचर है रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का नेचर है, इसीलिए ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है. चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. हेडिंग आप देंगे इस तरीके से, इसकी डेबिट साइड पर रिसीव्ड होंगी. ठीक है, जितनी भी रिसीप्ट्स हैं. देन अमाउंट का कॉलम, पेमेंट का कॉलम, अमाउंट क्रेडिट साइड. ठीक है. इस तरीके से ये अकाउंट बनाया जाता है. अब इसमें खासियत क्या है कि इसका ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस होता है. ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इसका नेचर क्या है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कैश का दिखाया जाता है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी कि फर्म के पास अगर किसी तरह का कैश पड़ा हुआ है तो उसे वो डेबिट साइड पे शो करेंगे. ठीक है. और जब फर्म का ईयर ख़त्म होगा तो ईयर एंड होने पर जितना कैश उनके पास अवेलेबल है वो कैरी डाउन करके वो रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. अब कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या इसका सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही होता है, मीन्स क्या ये कैरी डाउन हमेशा इसी तरफ आएगा. तो ऐसा नहीं है बेटा जी, ये जो आपका कैरी डाउन है वो इस तरफ भी आ सकता है.
ठीक है माय डियर। तो ये किधर आएगा, जैसे कि अगर इस तरफ बन जाता है आपका बैलेंस कैरिड डाउन, तो हम इस तरफ लिखेंगे और उसे हम कहेंगे ओवरड्राफ्ट, कि वो क्या है, वो फर्म का ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, अब वो कैसे बनता है, कैसे निकालते हैं, वो हम प्रैक्टिकल के टाइम करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पता होनी चाहिए आपको वो ये है कि जो हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, ये सिर्फ करंट ईयर की ही अमाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि प्रीवियस ईयर की अगर कोई अमाउंट हमें रिसीव हुई है वो भी रिकॉर्ड करता है, और आने वाले साल का अगर कुछ आपको रिसीव हो गया है तो वो भी रिकॉर्ड करता है। जैसे कि सपोज करते हैं फर्म को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, ठीक है, फर्म को चंदा रिसीव हुआ है किसी तरह का, तो ये आपका ईयर चलता है सपोज 2019, आपका करंट ईयर है 2019, ठीक है। करंट अगर 19 है तो प्रीवियस क्या हुआ 2018, और आने वाला नेक्स्ट ईयर क्या हुआ 2020, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि हमारी जो फर्म चल रही है उस फर्म में एक मेंबर ऐसा है जिसने 2018 में यानी कि पिछले साल हमें सब्सक्रिप्शन की अमाउंट नहीं दी थी, आउटस्टैंडिंग थी, वो दे नहीं पाया, पैसा नहीं था उसके पास, लेकिन 2019 में आके वो कहता है कि जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है वो मैं आपको इस साल में देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे जो अमाउंट रिसीव हो रही है वो 2019 में है और मुझे रिसीव हो रही है तो मुझे लिखनी तो पड़ेगी, बिना लिखे तो काम नहीं चलता। ठीक है, तो हम लिखेंगे सपोज मुझे 10,000 रिसीव हुआ है, मैंने 10,000 लिख दिया। अब करंट ईयर चल रहा है तो ऑब्वियसली हम इस साल भी कुछ चंदा लोगों से रिसीव करेंगे ना। अब जो रिसीव हमने किया है वो हम करंट ईयर में रिकॉर्ड कर लेंगे, 1 लाख सपोज हमें मिला है। ठीक है, और एक मेंबर ऐसा है जो कहता है कि मैं आपको नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी दे देना चाहता हूँ। अभी मतलब 2019 में वो कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मैं आपको देना चाहता हूँ, तो ठीक है दे दीजिए, हम क्यों मना करेंगे, हम तो रिसीव कर लेंगे। अब वो रिसीव करेंगे तो इसको यहाँ रिसिप्ट में दिखाना भी पड़ेगा। सपोज आपको 5,000 मिले हैं, आपने 5,000 दिखा दिया, अब आपको इन सब का टोटल 1,15,000 बाहर शो करना पड़ेगा, तो बुक्स में आपको इस तरीके से मिलेगा। तो यही वाला पॉइंट मैंने आपको बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट की खासियत ये है कि ये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर तीनों के आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। बात समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या होता है, देखिए जब हम प्रॉफिट कमाने वाली फर्म बनाते थे वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो जो कुछ भी वहाँ बनता था जैसे वो बनता था सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन नाम अलग हो जाएगा, नेम हो जाएगा रिसीप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और कुछ 1-2 आइटम्स ऐसी हैं जो इसमें ऐड ऑन हुई हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से बनेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे P&L बनता था, तो आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड पर एंड क्रेडिट साइड पर, यहाँ पर उसके पर्टिकुलर्स आएंगे, अमाउंट आएगी, पर्टिकुलर्स आएंगे, अमाउंट आएगी। ठीक है, आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आपको नेचर पता होना चाहिए कि ये किस तरह का अकाउंट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है ना वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल क्यों है, क्योंकि ये आपके इनकम और एक्सपेंसेस की बात करता है, तो नॉमिनल अकाउंट का ही रूल फॉलो होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। यानी कि फर्म को जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे यहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे 222, ठीक है, और जितनी भी इनकम्स हो रही हैं वो यहाँ रिकॉर्ड की जाएंगी बाय के नाम से। क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया, नॉमिनल अकाउंट है। सेकंड, किस तरीके से एंट्री होगी और कौन कौन से साइड्स हैं इसकी। थर्ड थिंग आपको यहाँ पता होना चाहिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। इसका क्या मतलब है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट से शिफ्ट करवाते थे वहाँ पर प्रॉफिट को, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे ना आप यहाँ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट या टू ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस लॉस लिखते थे ना, यानी उसका ओपनिंग बैलेंस था। लेकिन इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, मीन्स यहाँ पर कोई ग्रॉस प्रॉफिट या कुछ ऐसी आइटम नहीं होती, ये सीधा ही अपने एक्सपेंसेस और इनकम के साथ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा, लास्ट हम क्लोज करते हैं इसको किसके नाम से, अगर इस साइड पे क्लोज किया है तो इधर आएगा टू सरप्लस, अगर इस साइड पे क्लोज हुआ है तो नाम आएगा डेफिसिट। ठीक है, यानी कि हम पहले इस साइड का टोटल करते हैं, फिर इस साइड का टोटल करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस करके अगर इधर शॉर्ट पड़ रहा है तो टू सरप्लस, उधर पड़ रहा है तो टू डेफिसिट।
क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट थिंग जो आपको यहाँ याद रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट से रिलेटेड होता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2019 की आइटम्स आएंगी, ना तो 2018 की ना 2020 की, कोई आइटम नहीं आएगी। इन दोनों में डिफरेंस समझ आया? यहाँ तीनों साल थे बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की आइटम होती है, इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं करंट ईयर की इनकम्स शो करने के लिए और करंट ईयर के एक्सपेंसेस शो करने के लिए। हम गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं ना कि 2019 में हमें कहाँ से इनकम आई थी और हमने कहाँ कहाँ खर्चा किया, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा करंट अकाउंट से रिलेटेड होता है। तो ये टॉपिक तो यहीं पे ख़त्म होता है, इसके आगे बहुत कुछ है जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। एंड मेरी चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।